हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जेकेएसएसबी ने पास्ट में कुछ एग्जाम्स किए हैं, कराए थे। तो इसी तरीके से एक एग्जाम हुआ था हमारा स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटरनरी फार्मासिस्ट का। तो स्टॉक असिस्टेंट का अलग पेपर हुआ था और उसमें मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस वहां पे आए गए थे, पूछे गए थे, उनका सोल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, जहर कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स के साथ और मल्टीपल अप्रोचेस के साथ। थिंक विदाउट इंक वाला अप्रोच जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, वो वाले अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस वाले पेपर में भी, जिसको हार्ड लेवल का कहा जाता था, 100% आप स्कोर कर सकते थे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली रीजनिंग से आया हुआ था, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल में आपको ये क्वेश्चन नंबर 32 स्टॉक असिस्टेंट के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको ये बताऊंगा। क्यों? क्योंकि दो क्वेश्चंस गलत थे, उन दो क्वेश्चंस के बदले मैंने रीजनिंग के दो क्वेश्चन। चलिए जी, तो यहाँ पे ऑड वन आउट आपको बेसिकली बताना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और ऑप्शन सी को देखेंगे, तो हमें दिखता है 5, 25 एंड 10। 5, 25 एंड 10 ये सारे के सारे क्या है? मल्टीपल्स है। दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, यानी कि 5 से इनको डिवाइड होता है, 5 से इनको डिवाइड होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसको सेम नंबर से डिवाइड हो, सेम नंबर से कटे। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीन एक जैसे हैं, लेकिन ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एक जैसे, और इनका जैसा सी नहीं है। तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैथ से ये आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स इन अ कॉलेज। एक डिपार्टमेंट में तीन, एक कॉलेज में 3 डिपार्टमेंट्स है। एक होता है हमारा फिजिकल साइंसेस, दूसरा है ह्यूमैनिटीज एंड तीसरा है कॉमर्स। देयर आर 125 स्टूडेंट्स इन फिजिकल साइंसेस डिपार्टमेंट। कहते हैं फिजिकल साइंसेस डिपार्टमेंट में कितने? 125 स्टूडेंट्स है। तो इसमें कितने? 125 स्टूडेंट्स है फिजिकल साइंस डिपार्टमेंट में। The number of students in humanities department is 1/5 of physical sciences department students। कहता है जो स्टूडेंट्स कहाँ पे है? ह्यूमैनिटीज में है। तो कहता है वो 1/5 है फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स के, यानी कि फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स है कितने? 125, इसका 1/5 निकालेगी तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि ये ह्यूमैनिटीज में कितने हैं? 25 है, 25 है। ओके, फिर आगे पढ़ेंगे। द कॉमर्स डिपार्टमेंट हैज 20 स्टूडेंट्स लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिकल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट टुगेदर। कहते हैं अब जो हमारा कॉमर्स रहता है उसमें क्या है? 20 स्टूडेंट्स कम है। किन से कम है? जो मिलाकर फिजिकल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज में मिलाकर कितने हैं? 150 है। तो कहता है उससे 20 कम है, किसमें? कॉमर्स डिपार्टमेंट में। यानी फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितने होंगे? 130, 130। अब जैसे जैसे हमें क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हम फिलहाल करते जा रहे हैं। कहता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द 3 डिपार्टमेंट्स। तो कहते हैं तीनों डिपार्टमेंट में टोटल कितने स्टूडेंट्स है, तो वो हमने बताना है। तो क्या करेंगे? 125 और प्लस करेंगे 25, हो गए 150, और प्लस करेंगे 130, 130, तो कितने हो गए टोटल? 280। एंड 280 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड। तो लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता था अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट ना हो तो। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कहता है 3 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन बिलो। तीन अलग अलग पोजिशंस एक ही डाइस के नीचे आपको दी गई है, ये आप देख सकते हो, पोजिशन नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड। ओके, देन कहता है विच सिंबल इज ऑन द फेस अपोजिट टू 3। तो कहता है 3 के अपोजिट कौन सा फेस आएगा। तो मैंने आपको रीजनिंग में पढ़ाया है, पेड बैच में भी पढ़ाया है, मेरी अपनी एप्लीकेशन जो है पैराडाइज एकेडमी, और इसी तरीके से अपनी चैनल है पैराडाइज एकेडमी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, मैंने वहां पे डिटेल में ये मैथ्स में भी पढ़ाया है, रीजनिंग में भी सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो देखिए क्या करना पड़ता है। हम अगर इस डाइस को पकड़ेंगे, इस डाइस को पकड़ेंगे और इस डाइस को पकड़ेंगे, ठीक है, तो हमें कॉमन फेस उसको पकड़ना है। 6 और 6 कॉमन फेस है ना, तो 6 के आप नीचे हम 6 लिखेंगे। फिर अब हम चलेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 6 के अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे हमने जंप उठाया तो पहुंच गए हम 1 पर, और इस तरीके से यहाँ हमने जंप जब उठाया तो पहुंच गए 2 पर। तो 1 को 2 के नीचे लिखना है।
ठीक है। इसी तरीके से 2 से एक और जंप उठाएगी क्लॉकवाइज, तो 1 से यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ पहुंच गए हम 5 पर, यहाँ पहुंच गए हम 3 पर, यानी कि 3 के नीचे लिखेंगे 5। ठीक है। अब ये जो नंबरिंग मैंने करी है ना, 3 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 2 है, और यहाँ पे 6 का अपोजिट अगर बताना होता तो वो 4 आता। कितना? 4 आता। तो हमें 3 का अपोजिट बताना है, तो वो 3 का अपोजिट क्या है? 5 है। तो ऑप्शन डी को हम इस तरीके से टिक करेंगे। ओके, चलिए अब आ गए हम मैथमेटिक्स वाले प्रॉपर सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। कहता है इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 20 have chosen mathematics, 15 have chosen mathematics but not biology. If every student has chosen either mathematics or biology or both, find the number of students who choose both mathematics and biology. कहता है एक क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स है। अब कुछ लोगों ने मैथ्स को ऑप्ट किया है और कुछ लोगों ने बायोलॉजी को ऑप्ट किया है और कुछ लोगों ने दोनों को ऑप्ट किया है। कहता है जो मैथ्स के बच्चे हैं वो टोटल 20 है, टोटल 20 है। ठीक है, टोटल 20 है, टोटल है मैथ्स में 20। ओके, कहता है 15 हैव चूजन मैथ्स बट नॉट बायोलॉजी। अब इसमें 15 ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स लिया है, ये है ना मैथ्स, ये वाला सर्कल, तो बायोलॉजी उन्होंने नहीं लिया। 15 ये, तो टोटल 20 है ना, तो 5 ने मैथ्स के अलावा बायोलॉजी भी लिया होगा। अब यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हम इसको ऐसे टिक करते। अगर अब बोलता है कि बायोलॉजी कितने बच्चों ने लिया है, तो आप क्या करते? देखो बेटा, 15 तो 5 हो गए 20 आ गए मैथ्स वाले, तो वहां पे कितने रह गए? वहां पे रह गए बेटा 20 रह गए ना, तो 20, यानी कि 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बायोलॉजी ऑनली, इसको हम लिखेंगे बायोलॉजी ऑनली, बायोलॉजी ऑनली। ये सिर्फ और सिर्फ वैसे बच्चे जो जिनके पास सिर्फ बायोलॉजी है। ये 5 जो है ये बोथ, ठीक है, बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी। ये है बायोलॉजी। और इसी तरीके से ये जो 15 है ये है मैथ्स ओनली। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स। वेन डायग्राम पे ये क्वेश्चन आ गया था, या हम कहेंगे सेट थ्योरी पे। चलिए एक और क्वेश्चन कहता है द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 85। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिसको एग्जैक्टली 85 से डिवाइड होता हो। ठीक है, तो वो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ठीक है, तो 85 को अगर आप ध्यान से देखोगे, तेज नजर के साथ देखोगे, तो आपको पता चलेगा 85 इज नथिंग बट 5 इंटू 17, 5 इंटू 17। ठीक है, यानी कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 5 से भी कटे, 17 से भी कटे। अगर हम ऑप्शन ए को देखेंगे तो ये 5 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे या तो 0 होना चाहिए, यहां पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। मैंने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा है, पेड बेसिस में भी पढ़ा है और फ्री बेसिस में भी पढ़ाया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। इसी तरीके से बी ऑप्शन अगर आप उठाओगे तो क्या है हमारे पास 99980। अगर आप इसको 17 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होएगा। 17 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा है, तो ऑप्शन बी भी हट गया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बेसिकली हो जाएगा। क्यों? जब हम 99960 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाता है। सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए वाला का क्वेश्चन था, अगर आप में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड हो तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Eiffel Tower is 1/5, Eiffel Tower's 1/5 part is painted bronze, 1/4 of the remaining part is painted maroon. Rest of the Eiffel Tower has a golden color. If the height of this golden colored part is 450 meter, what is the Eiffel Tower's height? कहता है हमारे पास एक Eiffel Tower है, ये मैंने सपोज Eiffel Tower बनाया। ठीक है, कहता है इसका 1/5 पार्ट है। देखो 1 2 3 4 और 5, ये हो गए सपोज इसके 5 पार्ट। कहता है 1/5 पार्ट जो है, जो ये 1/5 पार्ट है, इतना जो ये 1/5 पार्ट है, तो कहता है इसको ब्रोंज कलर से पेंट किया गया है। पेंट किया गया है किस कलर से? ब्रोंज कलर से। ठीक, और रिमेनिंग का जो 1/4, रिमेनिंग क्या है? इतना है ना, ये पार्ट 1 2 3 4 पार्ट रिमेनिंग है। तो कहता है इसमें से 1/4 पार्ट का, इसमें से 1/4 पार्ट का है मैरून। ठीक है, यानी कि ये है इतना, हम देखेंगे इसको मैरून कलर से पेंट किया गया है। और जो रेस्ट रहता है, रेस्ट कितना रहता है आप मुझे बताइए बेटा? रेस्ट रहता है इतना वाला पार्ट। ठीक है, ये मैं रेड से कर रहा हूं, आई एम सॉरी, लेकिन नहीं हो रहा। हाँ, अब हो गया। ठीक है, अब ये रेस्ट वाला पार्ट जो है, रेस्ट वाला पार्ट जो है, तीन पार्ट, तो इसमें कौन सा कलर किया गया है? कोई और कलर किया गया हो। ठीक है, गोल्डन कलर्ड।
ठीक है, यहां पे क्यों नहीं लिखा है? हाँ, यहां पे गोल्डन कलर है, ये है गोल्डन कलर, गोल्डन कलर। ओके, 3 पार्ट। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये ब्रोंज वाला क्या है? आप 1 पार्ट। ये मैरून वाला कितना है? आप बोलोगे सर 1 पार्ट। ये गोल्डन कलर कितना है? 3 पार्ट। तो अब यहां पे कहता है कि if the height of golden colored part is 450 मीटर, what is the Eiffel Tower's height? तो कहता है इसकी हाइट है 450 मीटर, 450 मीटर। तो टोटल कितना है? टोटल तो 5 यूनिट है, टोटल तो 5 यूनिट हाइट है, तो 5 यूनिट की कितनी होगी? आप बोलोगे सर ये सिंपल सा है, 450 बराबर 3 और 5 बराबर कितना होगा? ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो 3 15 45, 150, 150 ज़रिब 5, ठीक है, कितना हो गया? 750, 750 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, मेरी बात समझ आई? इतना लेंथ ये बेसिकली करना नहीं है, अगर आपको कैलकुलेशन आती होगी तो जबानी आप कर सकते थे कि एक पार्ट इतना है, दूसरा पार्ट इतना है, रिमेनिंग तीसरा पार्ट गोल्डन है, उसकी वैल्यू 450 मीटर है। तो हमने क्या करना है? टोटल की निकालनी है, टोटल है 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 750 होगी, इतना ही करना था। चलिए नेक्स्ट, कहता है शॉपकीपर गेन इज अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेलिंग ए बुक एट 20% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। द रेशियो ऑफ प्रिंटेड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज। ये प्रिंटेड प्राइस का मतलब ही होता है मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस। अब देखो, कहता है एक शॉपकीपर कमाता है प्रॉफिट 15%। कितना? 15%। कब? जब वो 20% डिस्काउंट देता है प्रिंटेड प्राइस पे, तब वो सिटल 15% कमाता है। तो आप मुझे बताइए रेशो एमपी एंड सीपी का, यानी कि प्रिंटेड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का। देखो दो तरीके मैंने आपको दिखाए थे। एक मैंने डायरेक्ट आपको बताया था, एमपी और सीपी का रेशो कैसे फाइंड आउट करना है। तो एमपी का रेशो होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय सीपी 100 माइनस कितना है यहां पे? डिस्काउंट। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कमा रहा है? आप बोलोगे सर 15, ठीक है, 15%। और डिस्काउंट कितना दे रहा है? 100 माइनस, आप बोलोगे सर डिस्काउंट 20 दे रहा है। तो रेशो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 115 बटे आ जाएगा 80। ठीक है, 5 से काटो ऊपर नीचे, तो 5 से कटेगा 23 बार और 5 से कटेगा 16 बार। तो आंसर विल बी व्हाट? 23:16। 23:16 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस फार्मूला का प्रूफ कैसे करना है वो भी मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया हुआ है अपनी कोर्स में, है ना। तो चलिए अब दूसरा तरीका, क्या हम इसको कर सकते हैं रेशो से? हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं, वो तरीका भी मैंने आपको बताया। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास सीपी, ये हो गया हमारे पास एसपी, एंड दिस इज आवर मार्केट प्राइस, जिसको हमें यहाँ पे प्रिंटेड प्राइस दिखाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से, है ना, है कि नहीं है? आप बोलोगे सर हाँ जी। सीपी देखो भाई साहब, प्रॉफिट 15% कमाता है, ठीक है, 15%, यानी कि सीपी अगर 20 होगा तो एसपी कितना होगा? 23 होगा। कितना? 23 होगा, यानी कि 100 से हुआ होगा 115 बेटा। तो इसका रेशियो ले लो, 20:23 आ जाएगा, 20:23 आ जाएगा। ठीक है ना। आप बोलोगे सर हाँ जी। अब डिस्काउंट दिया था 20%, 20% यानी कि 1/5, यानी कि 5 अगर इसका एमपी होगा तो एसपी रहा होगा 4। ठीक है, 4 में इसने इसको बोला कि आप ले लो। अब हमने क्या करना है? शिफ्टिंग नेबर, ये 23 को हमने यहां पे लाना है और ये 4 हमने यहां पे लाना है। ठीक है, तो बस अब देखो सॉल्व हो जाएगा, है ना। हमें सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है, तो बस उसी को हम वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। 20 × 4 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 80 होता है? और 23 × 5 कितना होता है? आप बोलोगे सर 115 होता है। तो एमपी कितना है? 115, सीपी कितना है? 80। तो एमपी बाई सीपी आपको निकालना है। तो एमपी क्या है? 115 और सीपी कितना है? 80। तो काटेंगे पीटेंगे, आंसर विल बी व्हाट? 23:16। 23:16 आंसर है। दो तरीकों से मैंने आपको बताया। बताइए अब अगर आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता है, फिर आपने क्या ही पढ़ा है, कहां से पढ़ा है? चलिए बनाइए वाला क्वेश्चन। कहता है इन दिवाली सेल 25% ऑफ ऑन इलेक्ट्रिक चॉपर्स। ठीक है, 25% यहां पे ऑफ है, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, सुधा went to buy an electric chopper. She also got a 10% discount for paying cash. She paid rupees 405. What is the price tag in rupees on the electric chopper? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको सीधी भाषा में समझाता हूं। दिवाली सेल में 25% डिस्काउंट होता है,
सुधा जाती है चॉपर खरीदने, उसको वो बोलता है अगर आप कैश पेमेंट करती हो तो मैं आपको फर्दर 10% का डिस्काउंट और देता हूं, ठीक है, और उसको वो 10% का डिस्काउंट भी मिलता है, यानी कि यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पे लग जाएगा, है ना। और तो और कहता है कि अगर उसने डिस्काउंट काटने पीटने के बाद, डिस्काउंट मिलने के बाद उसने इतना पे किया, तो आप मुझे बताइए एक्चुअल प्राइस जो थी इसकी इलेक्ट्रिकल चॉपर की वो कितनी थी, यानी कि मार्केट प्राइस इसकी हमने निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एमपी एंड एसपी यानी कि इनिशियल एंड फाइनल से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो भाई साहब, 25% इसको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट पहले मिल रहा है, दैट मीन्स 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, यानी कि 4 अगर एमपी है तो 3 इसने पे किया होगा, 4 से हुआ होगा 3, और फिर फर्दर इसको 10% और डिस्काउंट मिलता है, तो उसका मतलब क्या हो गया, 10 से हुआ होगा 9, 10 से हुआ होगा बेटा 9, ठीक है। तो बस अब हमने सॉल्व करना है, वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 दाया हो गया 40 और 3 नवे हो गया 27, ठीक है। अब देखो ये मार्केट प्राइस है 40 यूनिट और ये है सेलिंग प्राइस 27 यूनिट, यही 27 यूनिट वो पे करती है, किसके इक्वल है, 405 रुपीज के इक्वल है, 405 रुपीज के इक्वल है। बताइए आपको कुछ पल्ले पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है, जस्ट क्या हो रहा है, ये 15 टाइम्स हो रहा है, 15 टाइम्स हो रहा है, तो आपने बताना है मार्केट प्राइस, ये भी 15 टाइम्स हुआ होगा, तो 14 इंटू 15, 40 इंटू 15 कितना होता है, 600, तो 600 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहां पे ये तेज नजर आपको होनी चाहिए कि मुझे 15 टाइम्स नजर आता है, 14 टाइम्स, अगर आपको इतना नहीं आता तो आप कैसे करते, देखो बेटा आपको पता है जो गिवन है वो है हमारे पास इतना कि 405 रुपए बराबर है किसके, 27 यूनिट के, 27 यूनिट के, और हमने एमपी निकालना है मार्केट प्राइस, वो कितना है 40 यूनिट, तो 40 से मल्टीप्लाई करेगी, जो गिवन होगा डिवाइड करेगी, जो निकालना होगा मल्टीप्लाई करेगी। अब देखो 9 से कटेगा, 9 3 27 और 9 चुका हो गया 36, 9 25 45, फर्दर ये कटेगा इससे 15 टाइम्स, तो आंसर, फाइनल आंसर विल बी व्हाट, 15 इंटू 40, दैट विल बी 600, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ये वाला पार्ट आपको सीखने की जरूरत है बेसिकली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर देन जेके एसएसबी एग्जाम्स, ठीक है, लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे एटसेट्रा, तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी बेटा, ऑब्जर्वेशन पावर आपको होना चाहिए। चलिए कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वर्क्स एट रेट सच दैट ही कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 7 आवर्स अ डे। कहता है राम जो है हमारे पास, राम है, ये कोई काम करता है 12 दिन 7 आवर्स पर डे, ठीक है, यानी कि 12 डेज 7 आवर्स पर डे, ठीक है, ये कोई काम इतने टाइम में करता है। शाम वर्क्स एट द रेट सच दैट ही कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज वर्क इन 9 आवर्स अ डे। अब हमारे पास शाम है, वो भी इसी काम को करता है, लेकिन उसकी पेस कुछ इस तरीके से, उसकी पेस कुछ इस तरीके से कि वो 8 दिन काम कर रहा है 9 घंटे पर आवर, 8 दिन काम करता है, 8 दिन वो काम करता है 9 आवर्स पर डे, ठीक है, इस तरीके से। टोटल वर्क तो सेम है ना, कांस्टेंट है ना, है ना, है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे टोटल वर्क यहाँ पे कांस्टेंट है, टोटल वर्क यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। राम इतना काम करता है, शाम इतना काम करता है, शाम इतना काम करता है, ओके जी। अब यहाँ पे आवर्स में, ये भी आवर्स में आ जाएगा, ये भी आवर्स में आ जाएगा, आवर से आवर तो कटना है, आवर से आवर तो कटना है, ठीक है। सो 7 12 हो गए यहाँ पे 84 इज इक्वल टू 8 9 हो गया 72, 8 9 हो गया 72, ठीक है, 8 9 हो गया 72। तो इतना सेटअप जब आपने किया तो ये टुच्चे लेवल का क्वेश्चन बन गया, तो इसका मतलब अब इतना सा रह गया कि हमें क्या मिला, राम राम मिला हमें कितना 84 और श्याम मिला हमें कितना 72, यानी कि राम किसी काम को करता है 84 घंटे में, श्याम उसी को काम को कर सकता है 72 आवर्स में, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे बेटा, ये हो गया राम, ये किसी काम को कर सकता है 84 आवर्स में, श्याम उसी काम को कर सकता है कितने टाइम में, 72 आवर्स में, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 504, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी देखेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 84, इससे हम 84 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी 6, तो इसी तरीके से 72 अपॉन 504 को डिवाइड करेंगे 72 से तो एफिशिएंसी आएगी 7, कितने आ जाएगी 7, देखो 6 चुके 24, यूनिट डिजिट 6, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4, ठीक है, 6 नहीं 4 है, ओके। तो अब हम देख सकते हैं कि कहता है
वर्किंग 7 आवर्स अ डे, अगर ये दोनों मिलकर काम करेगी, देखो राम प्लस श्याम अगर दोनों मिलकर काम करेगी तो एक दिन में कितने कर सकते हैं, 7 + 6 + 7 यानी कि 13 यूनिट, 13 यूनिट, ये तो 1 घंटे का काम है। ठीक है, 7 आवर्स अ डे, ये 7 आवर्स करेंगे। ठीक है, 7 × 13 हो गया 91, तो इनको कितना डेज टाइम लगेगा, तो इस तरीके से करेंगे। टोटल वर्क कितना है 504। ठीक है, तो एक दिन का काम इनका इतना आवर्स है, यानी कि 13 × 7, 13 × 7। तो अब हम इसको काटेंगे पीटेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, ये इंटू कहाँ 7, वर्किंग 7 आवर्स अ डे। हाँ जी, तो अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको यहां से सॉल्व करना है, इसको यहां से सॉल्व करना है। तो क्या करेगी, 7 × 7, 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14, तो कितना आ जाएगा 72/13। तो इतना डेज इसको टाइम लग जाएगा, इनको टाइम लग जाएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, एक स्टेप इसको एक्स्ट्रा करना था, यानी कि टोटल वर्क हमें यहाँ पे आवर्स में निकालना था, टोटल आवर्स में हमें टोटल वर्क को मानना था। चलिए नेक्स्ट, the present ratio of brother and sister's age is 6:7. However, 12 years ago, the ratio was 3:4. Find the sum of present ages in years of brother and sister. ठीक है, तो क्या कहता है कि प्रेजेंट रेशियो ब्रदर एंड सिस्टर का है 6:7, तो लेकिन 12 साल पहले ये रेशियो था 3:4, तो हमें प्रेजेंट एजेस का सम निकालना है। निकाल सकते हैं, आप बोलोगे हाँ जी, हो गया ब्रदर, ये हो गया सिस्टर। ठीक है, तो प्रेजेंट एज का रेशियो है कितना है, मैं बोलूंगा 6x एंड मैं बोलूंगा 7x। 12 साल पहले, यानी कि 12 साल ऊपर से भी घटेंगे नीचे से भी घटेंगे, दोनों को 12 साल पहले इनका रेशियो था कितना था 3:4, 3:4। अब जल्दी हम फटाफट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखो 4 6 24, 7 या 21, या इस तरीके से पूरा करो डिटेल में। 4 6 हो गया 24x, 24x माइनस 12 चुके 48, 12 चुके 48 इज इक्वल टू 3 7 21x माइनस 12 3 36, 36। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, x यहाँ आ जाएगा तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 48, वहां चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 12, है ना, 12 आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4, 3 का 3 3 चौका 12। ओके, x की वैल्यू 4। तो प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज का सम, प्रेजेंट एज का सम, प्रेजेंट एज का सम वो कितना हो जाएगा, देखो एक ये 6x, दूसरे की 7x, 6 तो 7 कितना हो गया 13x, 13x। तो 13x का मतलब 13 इंटू एक्स की वैल्यू 4, तो 13 चुके 52। ठीक है, 52, एंड 52 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, चलिए इसके तरीके और भी है, रेशियो मेथड वगैरह वगैरह, तो ये इजीली हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 0.081 इंटू 0.0484 इंटू 2.5 डिवाइड में ये है। तो सिंपल सा लॉजिक में आपको बताओगे कि क्या करना होता है। देखिए भाई साहब, पॉइंट के बाद ऊपर कितने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इनको एज इट लिखो और नीचे भी 7 पॉइंट्स तक खत्म करो। ठीक है, तो कितने देखो भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक हम खत्म करेंगे। ओके, तो सीधा सीधे लिखेंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर 81 लिखूंगा मैं इस तरीके से, इंटू लिखूंगा मैं 484, मैंने क्या किया डेसिमल्स मैंने खत्म किए, इंटू क्या करेगी 25, और नीचे कितना आ जाएगा मुझे 0 पॉइंट, यहाँ पे एक जीरो है ना 064, यानी कि 0.64 इस तरीके से लिखो, इंटू यहाँ पे आ जाएगा 625, इंटू यहाँ पे आ जाएगा 121, 121। ओके, तो अब हमने इसका लेना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना, तो इसके ऊपर हम इस तरीके से रूट चढ़ाएंगे। ओके, है ना। तो अब आप देख सकते हो यहाँ इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे, देखो 81 का स्क्वायर होता है 9, और 484 का स्क्वायर होता है 22, और 25 का स्क्वायर होता है 5, डिवाइडेड बाई नीचे 0.64 का स्क्वायर होता है 8, 0.8, और 625 का स्क्वायर होता है 25, और फिर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 121 कितना होता है 11, यानी कि 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, तो अब हम काटेंगे पीटेंगे, बात खत्म हो जाएगी। देखो 11 से ये चला जाएगा 2 बार, और 5 से ये चला जाएगा 5 बार, तो कितना रहा ऊपर, ऊपर रहा 9 2 18, और नीचे कितना रहा 5 इंटू 0.4
0.8 कितना होता है, आप बोलोगे सर 4 होता है। तो 18/4 कितना होता है, 4.5, 4.5 एंड 4.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैंने सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में समझाया है कि किस तरीके से होता है। चलिए बताइए ये वाला क्वेश्चन कहता है सम बिकम्स 27 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 3 years व्हेन कंपाउंडेड annually at a certain rate of interest, calculate the annual interest rate। यानी कि annual interest rate हमने कैलकुलेट करनी है कि एक अमाउंट होता है, एक से होता है 27 टाइम्स होता है, 27 होता है। अच्छा 3 years का टाइम होता है ना, 3 years का टाइम जब होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, तो हम क्या लेते हैं, क्यूब रूट। क्या लेते बेटा, क्यूब रूट। 2 years के टाइम में स्क्वायर रूट लेंगे और 3 years के टाइम में क्यूब रूट लेंगे, यानी कि एक का क्यूब रूट लेंगे इस तरीके से, और 27 का भी हम क्यूब रूट ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1:3, 1:3, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, यानी कि प्रिंसिपल अगर 1 था तो अमाउंट 3 हो गया। ठीक है, कब हो गया, ये 1 साल में हो गया, यानी कि 2 यहाँ पे इंटरेस्ट लगा 1 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, रेट परसेंटेज निकालेंगे, तो क्या करेंगे, बोलेंगे 2 इंटरेस्ट लगा किस पे, 1 पे, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो वो कितना हो गया, 200%। 200% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ x इज इक्वल टू √5 + 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ - 1/x³। अलजबरा JK SSB VLW वाले बैच में जब मैंने आपको अलजबरा पढ़ाया था, तब मैंने ये वाले टाइप के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। कहता है x अगर हमारे पास ही कितना, √5 + 2, √5 + 2। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा 1/x, 1/x बताइए, तो वो होगा बेटा √5 - 2, जस्ट इसका उल्टा होएगा, √5 - 2। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से x - 1/x बताइए कितना होगा, तो आप x की जगह लिखोगे कितना है, √5 + 2, √5 + 2, और माइनस करेंगे 1/x। 1/x की वैल्यू कितनी है, √5 - 2। अब ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई लगेगा इसके साथ, तो ये +2 एज इट्स इस तरीके से आ जाएगा। अब आप देख सकते हो √5 कैंसिल हो गया, तो 2 तो 2 हो गई 4, यानी कि x - 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, 4 आ जाएगी। और मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ाया था कि अगर ये x - 1/x की वैल्यू k होती है, तो क्या करना होता है कि ये x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी होती है, k³ + 3k, k³ + 3k। ठीक है, तो k³ k की वैल्यू हमारे पास 4 है, कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब + 3 × 4, 3 × 4। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब हो गया 64 + 3 × 4 हो गया 12। तो आंसर विल बी व्हाट, 76, एंड 76 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो आप खुद भी इसको एक बार प्रूफ कर लेना। यहाँ पे x 1/x हो जाएगा इस तरीके से, 1/x हो जाएगा √5 + 2। ठीक है, फिर कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर लिखेंगे √5 - 2, नीचे भी लिखेंगे √5 - 2। इस तरीके से ये होके आ जाएगी, ये इसको आपको इतनी वैल्यू देगा, √5 - 2। ठीक है, ये बेसिकली डायरेक्ट रिजल्ट है एंड नथिंग एल्स। ओके, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। तो अगर आपको मैं बोलता x - 1/x बताइए क्या है, जस्ट आपको ये दूसरे का डबल करना होता है, इसका डबल करना होता है, तो वो वैल्यू होती, बाद में पुट करना है, बात खत्म हो जाएगी। बाद में पुट करके बात खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द इक्वेशंस 28x + 8y + 15 इज इक्वल टू 0 एंड 42x - ky - 21 इज इक्वल टू 0 हैव नो सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी। नो सॉल्यूशन के केस में, व्हेन नो सॉल्यूशन होता है, जब नो सॉल्यूशन होगा ना, दो इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, जब दो नो सॉल्यूशन होगा, तो उस केस में क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन दो चीजों पे। ठीक है, तो a1 यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी है, 28/a2 कितना है, 42 इज इक्वल टू b1 कितना है, +8 है। ठीक है, 8 है, डिवाइडेड बाई b2 कितना है, -k है। बस k की वैल्यू अब हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बताओ करोगे कि नहीं करोगे, आप बोलोगे सर हाँ जी। देखो 4 से कटेगा 2 बार और 4 से कटेगा 7 बार, और 7 का 7, 7 6 45, 6
ठीक है, तो माइनस के इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12, ठीक है, यानी कि के की वैल्यू आ जाएगी -12। तो के की वैल्यू -12, विच ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड यानी कि सी इज करेक्ट। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन कहता है ट्राइंगल ए बी सी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, इफ AB is equal to 17 centimeter, BC is equal to 10 centimeter, and AC is equal to 9 centimeter. Find the area of the triangle ABC. ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो कि सर्कल के अंदर है और ये सर्कल इसके 3 वर्टेक्स को बाहर से टच करता है, तो इनके साइड्स भी हमारे पास गिवन होते। अगर हम देखेंगे इस ट्रायंगल को तो ये एक स्केलीन ट्रायंगल है। तो क्या है, एक स्केलीन ट्रायंगल है, तो इसकी 3 साइड्स है, तो इसके लिए हम हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं टू फाइंड आउट द एरिया। ओके, तो हम कर सकते हैं इसको इजीली, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखो भाई साहब, पहले हमें जरूरत पड़ेगी एस की यानी कि सेमी पेरीमीटर की। तो एस बराबर होगा 17 + 9 + 10, 3 साइड्स का सम डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। 17 10 हो गए 27, 27 तना हो गए 36, 36/2 यानी कि 18 सेंटीमीटर हमारे पास एस निकल के आ जाएगा। अब हमने एरिया निकालना है यानी कि डेल्टा बराबर होगा, तो किसके इक्वल होता है, तो आप लोगों सर हीरोन्स फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी ये होती है। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 18 है, 18 है, इंटू 18 इंटू एस माइनस ए यानी कि 18 माइनस ए साइड कोई भी ए मान लो, 17 मान लो, ठीक है, तो कितना रहेगा 1 इंटू एस माइनस बी, एस माइनस बी यानी कि 18 माइनस बी 9 को मान लो तो 9 आ जाएगा, इंटू एस माइनस सी, सी थर्ड साइड को मान लो 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो और ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, ऊपर क्या है बेटा, स्क्वायर रूट है। तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो और इस चीज को समझने की कोशिश करो बेटा, ये 18 है तो मैं लिख सकता हूँ इसको 9 इंटू 2, ठीक है, फिर इंटू 1 है, इंटू 9 है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। अब आप देख सकते हो आराम से, आप देख सकते हो कि 9 2 बार है तो एक बार लिखो, ठीक है, और 2 कितने बार है, एक बार, और 2 बार है तो एक बार लिखो, ठीक है, और 4 में 2, 4 में कितना होता है 2 इंटू 2 हो गया ना 2 बार, तो एक बार लिखो। तो इस तरीके से ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी, ऑप्शन बी। आई बात समझ, चलिए कहता है in an equilateral triangle ABCP is the centroid of this triangle. Side of the triangle ABC is इतना. What is the distance of point P from side BC? हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC. सपोज दिस इज द ट्रायंगल ABC. देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड्स क्या है, इसके तीनों साइड से बेटा 16√3, 16√3, ये साइड 16√3, ये साइड 16√3, तो ये साइड भी 16√3 ही होएगा। ठीक है, कहता पी हमारे पास कोई पॉइंट है और ये क्या है, सेंट्रोइड है। क्या है बेटा, ये सेंट्रोइड, इस तरीके से ये हमारे पास कोई पॉइंट है पी एंड दिस इज द सेंट्रोइड। ओके, अब आपको पता है कि सेंट्रोइड डिवाइड करता है इस लाइन को, इस मीडियन को, ये क्या होती है मीडियन, तो ये इस तरीके से बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। अगर ये टोटल 16√3 है तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला पार्ट 18√3 होगा और ये वाला पार्ट 18√3 होगा। ठीक है, और एक्स अगर मैं इस पूरी लाइन को एक्स मान लेता हूं तो ये इसको डिवाइड करता है 2:1 रेशो में, तो ये सेंट्रोइड इस लाइन को, इस मीडियन को, हाँ, तो ये इस मीडियन को डिवाइड करता है किसमें, 2:1 रेशो में, 2:1, ये 1 रेशो होगा, ये 2 रेशो होगा, टोटल 3 रेशो होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां पे ये परपेंडिकुलर बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल की फार्मूला लगा के हम इसका ए से हाइट हम निकाल सकते हैं, यानी कि ये वाली मीडियन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से ये बेस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेगी तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है 16√3 का स्क्वायर, 16√3 का स्क्वायर माइनस करेंगे बेस का स्क्वायर, यानी कि कितना है 8√3, उस और उसका करना है स्क्वायर, उसका करना है स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर काटेंगे तो इस पे चढ़ा जाएगा रूट, इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो अब अंदर से सॉल्व करो, 256 इंटू 3 आ जाएगी, 256 इंटू 3, ठीक है, तो और क्या आ जाएगा माइनस, माइनस
8 8 64, 64 × 3, इस तरीके से। अब आप कैलकुलेशन तो आपको करनी आती है ना। तो 3 6 18, 1 केरी, 3 5 15 तो 1 हो गया 16, 1 केरी, 3 दूनी 6 तो 1 हो गया 7, माइनस 3 चौका 12, 1 केरी, 3 6 18 तो 1 हो गया 19, 3 चौका 12, 1 केरी, 3 6 18, हाँ ठीक है, ओके जी। तो वो कितना आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गए तो 6, और 16 में से 9 गए तो 7, और 6 में से 1 गया तो 5, 576, और इसका रूट कितना होता है, आप बोलोगे सर 24। अब ये 24 क्या मिला, ये वाला x मिला 24, हमने x पूरी लेंथ नहीं निकालनी है, ये किसके इक्वल है, 3 यूनिट के इक्वल है, 3 यूनिट के इक्वल है। हमने इसका 1 यूनिट निकालना है, 1 यूनिट निकालना है, यानी कि p की डिस्टेंस इस साइड से कितनी, 1 यूनिट। तो इस तरीके से करेगी, 24 बराबर है 3 यूनिट, और 1 यूनिट की निकालनी है, तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटेल में मैंने आपको बताया, इतना इसको बेसिकली करना नहीं था। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आता है ये क्यों रखा है उन्होंने, शायद ये बाद में रिवाइज हो चुका होगा, क्योंकि इसमें सी का पता नहीं चलता, सी कहाँ पे है। चलिए मैं आपको एक बार समझाता भी हूं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। देखिए भाई साहब, ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये हमारे पास कोई सर्कल है, और इसका डायमीटर है ए बी, और उसको हमने एक्सटेंड किया कहां तक, पी तक। वही कहता है, देखो इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर हमारे पास है ओ, ओके, a diameter AB is produced to a point P lying outside the circle। ठीक है, ए बी हमारे पास डायमीटर है, उसको हमने प्रोड्यूस किया पॉइंट पी तक, ठीक है, जो आउटसाइड द सर्कल लाई करता है। कब कहता है पी टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, पी टी हमारे पास टेंजेंट है, इस तरीके से पी टी हमारे पास टेंजेंट है, सपोज दिस इज पी टी टेंजेंट, ठीक है, टू द सर्कल एट पॉइंट सी ऑन इट। अब पॉइंट सी हमने पता ही नहीं है कहां पे है, ठीक है, ये अगर टेंजेंट है, पॉइंट सी हमने पता भी नहीं है। कहता है इफ एंगल बी पी टी, एंगल बी पी टी यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास है 28 डिग्री, ठीक है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी सी पी, बी सी पी। अब पता नहीं सी कहां पे है, अब ये नहीं पता कि सी कहां पे है, ठीक, तो हम इसको नहीं निकाल सकते, हम इसको फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, ये मेरे कहने का मतलब। तो अगर मैं इसको ऐसे भी बताऊं कि ये 28 है, यहाँ पे 90 होगा, ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री होएगा, तो ये वाला एंगल जो होता है ना बेटा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम होता है कितना, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल हो जाएगा 62 डिग्री, ठीक है, 62 डिग्री ये वाला एंगल हो जाएगा, 62 डिग्री। अब इसका आंसर यहाँ पे तो शायद 62 है, लेकिन ये तो एंगल कुछ और ही पूछ रहा है, और सी को हम लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, a person incurs 5% loss by selling a watch for rupees इतना, तो at what price should he watch to be sold to earn 5% profit। कहता है जब किसी आदमी ने 1140 रुपए में कोई वॉच बेची, तो उसको लॉस आ गया 5%, यानी कि 100% में अगर खरीदी तो 95% में उसने बेची होगी। कहता अगर उसको कमाना होता 5%, तो 105 में परसेंट में बेचता, तो इसकी प्राइस क्या होती। बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो भाई साहब, ये चला जाएगा 5 से चला जाएगा 19 बार, और 5 से ये चला जाएगा 21 बार, और 19 से ये ऊपर वाला चला जाएगा 60 टाइम्स। 19 6 हो गया 114 और 0, ठीक है, तो आंसर विल बी व्हाट, 60 × 21 कितना आ जाएगा, 21 × 6, या 6 × 21 कितना होता है, 126। 1260 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। कहता है ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी एंड टेक्स 10 days less to do a piece of work than B takes. B alone can do the work in 14 days. The number of days taken by A alone to finish the work is। चलिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। कहता है ए और बी है हमारे पास, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो हमारे पास वहीं से गिवन है। देखो कैसे गिवन है, मैं आपको समझाऊंगा। ए इज थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी। कहता है बी जितना है, बी अगर सपोज 1 यूनिट एफिशिएंट है, तो ए उससे 3 गुना एफिशिएंट है, यानी कि 3 यूनिट एफिशिएंट है। तो सेम वर्क को करने के लिए अगर हम टाइम देखेंगे तो जस्ट रिवर्स होगा, तो ए 1 यूनिट में टाइम में उतना काम करेगा जितना बी 3 यूनिट टाइम देकर काम करता है, ठीक है, तो ये हो गया इनका टाइम का रेशो। व्हेन वर्क इज कांस्टेंट, एफिशिएंसी एंड टाइम का रेशो उल्टा होता है।
ठीक है। बी अलोन कैन डू द वर्क इन 14 डेज, कहता है बी अलोन करता है इस काम को कितने दिन में, 14 दिन में, 14 डेज में, ठीक है, 14 डेज में। कहता है एंड टेक्स 10 डेज लेस, कहते हैं यहां पे ये 2 यूनिट कम टाइम लगता है ना ए को, कहता है ये 2 की वैल्यू 10 डेज है, 10 डेज है, ठीक है। तो कहता है ए कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। तो या तो वो करेगा 14/3 डेज में, या तो वो करेगा 14/3 डेज में, ठीक है, या तो फिर करेगा 5 डेज में, या तो फिर करेगा 5 डेज में। अब दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं है, दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो देयरफॉर ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। क्या है बेटा, रॉन्ग क्वेश्चन है। चाहे जेकेएसबी ने इसको रिवाइज किया या नहीं किया, मैंने इस पे मोहर लगा दी, ये सवाल ही गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, चलिए जी नेक्स्ट। Find a single discount equivalent to two successive discounts of 10% and 20%. सिंगल डिस्काउंट हमने निकालना है 20% एंड 10%। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैंने आपको सिखाए। एक तरीका होगा जब परसेंटेज हमारे पास आसान आसान सी होगी, तो 100 मान के हम सॉल्व करेंगे। देखो भाई साहब, 100 में अगर कोई चीज है तो पहला डिस्काउंट मिलता है 10% का, तो 100 पे 10% तो 90 रहा होगा उसका प्राइस, और फिर दोबारा से 20% का अब यहाँ पे क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, डिस्काउंट मिलेगा। तो 90 का 20% कितना होता है, 18, यानी कि 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे बचेगा कितना, 72 बच गया। अब आप देख सकते हो कि इनिशियल कितना था हमारे पास 100, फाइनल कितना बचा हमारे पास 72, तो डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट 100 पे 28, वही तो हो गया 28%, ठीक है, यानी कि 100 माइनस 72, डिस्काउंट 28%। क्योंकि ये बेस वैल्यू ऑलरेडी 100 है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर करो भी तो करो, देखो 28 डिस्काउंट मिला 100 पे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा 28%। दूसरा तरीका है हमारे पास वे टू अप्रोच। वे टू अप्रोच में हम क्या करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट से। एक डिस्काउंट है 10% का, एक डिस्काउंट है 10%, 10% का डिस्काउंट है मीनस 10 से हुआ होगा 9, ठीक है, और फिर दूसरा डिस्काउंट है 20%, तो उसका मतलब 10 से हुआ होगा 8 या 5 से हुआ होगा 4, ठीक है। तो ये मैंने क्या निकाला, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल का रेशियो निकाला, तो कितना आ जाएगा, 10 दाया 100 और 8 9 72, ठीक है। 100 की चीज 72 में मिली, दैट मीन्स 28% डिस्काउंट। तो नेट डिस्काउंट कितना है, या इक्विवेलेंट फ्लैट डिस्काउंट वो कितना है, 28%। सक्सेसिव हो गया एक के बाद एक। तो ये वाला जो मेथड है ये क्या है, सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव रेशो मेथड, ठीक है। बहुत बार मैं इसको यूज करता हूं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। A man mixes 6 kgs of tea worth rupees 6 per kg and 40 kgs of tea worth rupees 7 per kg. The cost of the mixture per kg is, mixture का कॉस्ट हमने निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस इसको करना है इसके साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय करना है दिस प्लस दिस, ठीक है। यानी कि एक फार्मूला है डायरेक्ट कंबाइंड मीन का फार्मूला है, ठीक है। कंबाइंड एवरेज का फार्मूला क्या है, n1a1 प्लस n2a2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, यह है कंबाइंड एवरेज की फार्मूला। क्या करेगी, 6 6 36 प्लस 4 इंटू 7 कितना होता है 28, डिवाइड बाई 6 4 हो गए 10, तो ये कितना आ जाएगा, 8 6 हो गए 14, 1 3 3 हो गए 6, 64/10 इज इक्वल टू 6.4। 6.4 इसका करेक्ट आंसर है, 6.4 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है। और वैसे भी आपको इसका एवरेज वैल्यू निकालना है ना, आपको इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, तो ये लाई करेगा, ये लाई करेगा किसके बीच में, देखो यहाँ पे 6 रुपए पर केजी है और यहाँ पे 7 रुपए पर केजी, 6 रुपए और 7 रुपए के बीच में एवरेज लाई करेगा, इन दोनों के बीच में इसका वैल्यू एवरेज वैल्यू लाई करेगा। तो इसका मतलब होगा ना 5 होगा ना 6 आंसर होगा। तो अगर तुक्का भी मारना होता तब भी आप थोड़ा सा सेफ एंड पे जाके तुक्का मार सकते थे, अगर आपको नॉलेज होती थोड़ी सी भी और उसका एप्लीकेशन आपको पता होगा, ठीक है। तो मुझे यही चीज है, मैं अदरवाइज ज्यादा कभी नहीं पढ़ता हूं, बस थोड़ा सा मैं इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे फोकस करके चलता हूं स्टार्टिंग से। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 55 kg, a fourth person of weight 75 kg join the group as a member, what is the new average of the group? न्यू एवरेज हमने ग्रुप का बताना है, ठीक है। अब देखो तीन लोगों का तीन
ये नहीं लिख रहा है, 3 लोगों का एवरेज है 55, 3 लोगों का एवरेज है 55। अगर मैं आपको बोलूंगा सम कितना होएगा तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 55, सम विल बी 3 पचे 15, एक केरी 3 पचे 15 तो एक हो गए 16, यानी कि 165 केजी। ठीक है, अब एक और बंदा आ गया, अब एक और बंदा आ गया, ठीक है, और उसका वेट कितना है 75। ठीक है, तो 75 यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, 75 तो वो कितना हो गया, 5 5 हो गया 10, एक केरी तो 7 7 हो गई 14, 240, 240 केजी। अब ये वेट है कितना, 4 पर्सन का होगा, क्योंकि पहले पर्सन 3 थे अब 4 है। तो इनका एवरेज कितना होगा भाई साहब, इनका एवरेज होएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल वेट कितना है 240 और टोटल पर्सन कितने 4, तो वो कितना होगा 60 केजी। और 60 केजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। भाई साहब 3 लोगों का एवरेज कितना है, आप लोग सर 65 केजी, 65 केजी। ठीक है, अब फोर्थ आदमी आ गया, अब फोर्थ पर्सन आ गया जिसका वेट है 75 केजी। ठीक है, और ये इससे कितना ज्यादा है, एक मिनट, ये 65 नहीं है 55। अब ये इससे ज्यादा कितना, आप बोलोगे सर 20 केजी। अब ये 20 केजी बढ़ गया, ये ओवरऑल बढ़ गया ना, लेकिन ये बढ़ेगा एवरेज पे अगर बढ़ाना है तो 4 पे बढ़ेगा, क्योंकि पहले ये 3 थे अब 4 है जब नया आ गया। तो ओवरऑल एवरेज पे कितना बढ़ेगा, आप बोलोगे सर 4 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, 5 केजी इंक्रीज होगा, 5 केजी इंक्रीज होगा। तो पहले एवरेज कितना था 55 था, अब कितना इंक्रीज हो गया एवरेज 5, तो टोटल कितना हो गया 60 केजी नया एवरेज हुआ। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। चलिए, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेटरनरी फार्मासिस्ट के एग्जाम पेपर का सॉल्यूशंस। आपको सॉल्यूशंस कैसे लग रहे हैं मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।